अर्जुन और कोमल ने भैरवा से जिस बच्ची का सौदा किया, उसने उन्हें उनकी मौत तक पहुंचा दिया। अब नीति की जान पुरुषोत्तम के हाथ में देख चंद्रकला की धड़कन तेज हो गई। चंद्रकला नहीं जानती थी कि नीति को बचाने के लिए उसने जिस रागिनी की रूह को उसके शरीर में कैद किया है, वो पुरुषोत्तम की बेटी थी। और अब चंद्रकला पर उसी रागिनी का कर्मकांड करने के लिए सरपंच ने नीति को दांव पे लगा दिया। आप सुन रहे हैं नुक्कड़ एफएम की कहानी एक जिस्म में दो जान, एपिसोड 4। मनोहर के प्यार में पागल रागिनी ने पूरे गांव के सामने अपने प्यार की जलती चिता पर छलांग लगा दी। आग की लपटों में रागिनी का शरीर तड़पता चीखता पास के कुएं में जाकर गिर गया और वो मर गई। रागिनी की आत्महत्या ने सबको दहलाकर रख दिया था। चंद्रकला ये जानती थी कि अगर उसने पुरुषोत्तम की बात नहीं मानी तो वो नीति को जान से मार सकता है। वो हाथ जोड़कर सरपंच के आगे गिड़गिड़ाई, रोई, पर बेरहमी की सारी हदें पार कर चुके सरपंच ने चंद्रकला को अपने पैरों से दूर झटका और धमकाते हुए कहा, तुझे तो एहसान मानना चाहिए कि मायापुर के आसपास भी तुझे रहने दिया। अब अगर तूने मेरी बेटी के लिए शांति पूजा नहीं की तो इस बार ये बच्ची तो जिंदा नहीं बचेगी। पुतलों की तरह खड़े गांव वाले पुरुषोत्तम की बर्बरता देख रहे थे, पर किसी में उसे रोकने की हिम्मत तक नहीं थी। चंद्रकला बेबस थी। ना चाहते हुए भी वो रागिनी का कर्मकांड करने के लिए तैयार हो गई। उसने गांव वालों से कर्मकांड का सामान मंगवाया और उसी कुएं के पास बैठ अपनी पूजा साधना शुरू कर दी। चंद्रकला ऊपर आकाश की ओर देख जोर जोर से एक अजीब आवाज में मंत्र पढ़ने लगी। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। पूजा शुरू होने के कुछ ही देर में तेज हवाओं का कोलाहल शुरू हो गया। गांव वालों ने अब तक चंद्रकला की तंत्र साधना के बारे में सिर्फ सुना था, पर इस बार सब कुछ उनके सामने हो रहा था। हवा के झोंके इतने तेज हो गए कि उस तूफान में लोगों का खड़े रह पाना मुश्किल हो गया। गांव वाले घबराने लगे। उनके बीच डरावने एहसास की सुगबुगाहट शुरू हो गई। लोगों में पुरुषोत्तम का खौफ इस कदर था कि वहां से बिना उसकी इजाजत के कोई जा भी नहीं सकता था। सब अपने डर से लड़ते रहे और वहीं खड़े रहे। तभी एक लड़के की नजर उस कुएं पर पहुंची और वो घबराते हुए चीख पड़ा, वहां कुएं के ऊपर देखो, वहां कुएं के ऊपर। उस मंजर को मायापुर के लोग शायद अब कभी भूल नहीं पाएंगे। बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ घने काले बादल कुएं के ऊपर मंडराने लगे और फिर एक भयंकर बिजली कड़की और सीधा उस बुझी हुई चिता में जा गिरी और वो चिता कुछ ही पल में आग की लपटों में घिर गई। और ये देख पूरा गांव दहल उठा। काली शक्तियों का प्रकोप शुरू होते देख गांव वाले डर के मारे भागने लगे। सरपंच ने अचानक देखा नीति के जिस्म पर अजीब से घाव उभर आए और सरपंच भी कांप उठा जब उसने देखा नीति अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही है। पुरुषोत्तम ने उसे वहीं जमीन पर रखा और गांव वालों के साथ भाग गया। कुएं से अचानक एक आग भड़की और एक शक्ति ने चंद्रकला को जोरदार झटके के साथ दूर फेंक दिया। तूफान में घिरी चंद्रकला ने फौरन भागकर अपनी बेटी नीति को गोद में उठाया और अपने सीने से लगा के चीखते हुए बोली, मैंने कहा था अब वो कुपित आत्मा तुम सबको नहीं छोड़ेगी, वो अपना बदला लेकर रहेगी। अगले दिन सुबह जब गांव वाले उठे तो सबके होश उड़ गए। मायापुर का माहौल किसी शमशान की तरह लग रहा था। बिजली गिरने से गांव के 3 लोग मर गए थे और उनके घर वालों की चीख पुकार से चारों ओर मातम छाया था। हैरानी की बात तो यह थी कि गांव का हर घर, हर दुकान, यहां तक कि मंदिर सब काले रंग में रंगे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक ही रात में पूरे गांव को काले रंग से किसने पोत दिया। गांव वालों को इशारा साफ
और सही समझ आ रहा था कि ये किसी इंसान का काम नहीं, एक कुंठित आत्मा का काम है और प्रेत आत्मा से निपटने की ताकत गांव में किसी के पास नहीं थी। गांव में आई इस आपदा से सरपंच काफी डर गया था। उसने फौरन अपने पुरोहित पंडित कैलाश नाथ जी को फोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। पुरोहित जी ने गंभीर आवाज में कहा, हम मृत्युंजय हवन के लिए हरिद्वार आए हैं। 3 दिन लग सकते हैं, पर यह समस्या गंभीर है, तो जब तक हम ना आए तब तक गांव के हर दरवाजे को रक्षा सूत्र से बांध दो। और हाँ, याद रहे, सूर्य अस्त के बाद कोई भी घर से बाहर ना निकले। गांव के सभी लोगों ने अपने दरवाजे पर रक्षा सूत्र बांधकर खुद को घर में कैद कर लिया। 3 दिन बीतने के बाद जब पुरोहित जी मायापुर आए तो उन्होंने वारदात की घोर निंदा की और पूरे गांव वालों को दोषी बताते हुए मदद करने से मना कर दिया। मायापुर के लोग पुरोहित जी से मिन्नतें करने लगे, मदद की भीख मांगने लगे। तब कैलाश नाथ जी ने कहा, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें पूरा गांव शामिल है, इसीलिए उस प्रेत आत्मा ने तुम सबके घरों को काले रंग से पोत के चिन्हित कर दिया है। इतना ही नहीं, 3 लोगों को मार के उसने अपने बदले की शुरुआत भी कर दी है। वो तुम सबको गुनहगार मानती है और तुम सबसे बदला चाहती है। कोई भी आत्मा अपना बदला पूरा किए बिना पृथ्वी से मोक्ष को नहीं जाती। तभी सरपंच ने बोला, पुरोहित जी, इसका कुछ तो उपाय होगा। बाकी गांव वाले भी मदद की गुहार करने लगे। डरे सहमे गांव वालों को देख पुरोहित जी को दया आ गई और वो उनकी मदद करने को तैयार हो गए। पुरोहित जी ने एक बड़ा लाल कपड़ा मंगवाया और उस पुराने कुएं को, जिसमें रागिनी जल के गिरी थी, उस लाल कपड़े से ढकवा दिया। गांव के हर घर से लोहे की कील मंगवाई और कुएं के चारों तरफ दड़वा दी। अपने मंत्रों से अभिमंत्रित कर पुरोहित जी ने उस कुएं को बांध दिया। पुरोहित जी ने अपनी तरफ से जो बन पड़ा वो कर दिया और लोगों को सचेत करते हुए बताया कि तुम सबको हर साल कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कुएं के पास किसी रुदाली से पूजा करानी ही पड़ेगी, ताकि वो आत्मा अपने समय चक्र में फंस के रह जाए। और हाँ, भूल से भी लाल कपड़े को इस कुएं पर से मत हटने देना, वरना तुम सबको कोई नहीं बचा पाएगा। क्या बच गई थी मायापुर के लोगों की जान, या उस रूह का प्रकोप अब भी बचा था? चंद्रकला कैसे दिलाएगी रागिनी को इंसाफ, जब खुद नीति की जान है खतरे में? और कैसे पता चलेगा नीति के अतीत में छुपे उन गहरे रहस्यों का? जानने के लिए सुनते रहिए नुक्कड़ एफएम की कहानी, एक जिस्म में 2 जान। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कहानी पसंद आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नुक्कड़ एफएम की आगे की कहानियां आप तक पहुंचती रहें।